हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, राजस्थान महिला पर्यवेक्षक का भी 2024 में पेपर हुआ है, उसी के ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। कुछ सिलेबस तो आपके से मैच नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस से मैच करते हैं पूरा। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वहाँ से सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में भी आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। जो जो आपके सिलेबस में है वही वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। जो कि राजस्थान बेस्ड है या जीके बेस्ड है, वो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आप किसी दस्तावेज को यदि एमएस वर्ड में सेव करते हैं, एमएस वर्ड में क्या करते हैं, किसी दस्तावेज को सेव करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस उपयुक्त विकल्प का आप चुनाव करेंगे। फॉर्मेटिंग टूल बार पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे, टूल्स में सेव बटन पर क्लिक करेंगे। देखो, फॉर्मेटिंग तो किसी भी चीज़ को एडिटिंग वगैरह के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार का उपयोग किया जाता है, तो फॉर्मेटिंग टूल बार का नहीं करेंगे। दिया है टूल में सेव बटन पर उपयोग करेंगे। टूल में सेव बटन पर क्लिक करने से जो वर्ड पर आप काम कर रहे होंगे वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और सेव एज बटन क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट को अगर दोबारा से सेव करना हो तब उसके लिए सेव एज बटन का उपयोग किया जाता है, तो सेव एज भी नहीं होगा। अब बात कर चल रही है, यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस F4। ये वाला जो कंट्रोल प्लस F4 है, ये बहुत बारी पूछा गया है। ये कोई भी एक्टिव विंडो है, मतलब कोई भी सक्रिय विंडो है, उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस F4 का उपयोग किया जाता है। किसको करने के लिए, विंडो को क्लोज करने के लिए या विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस F4 का। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन व्यापम के, अपने मध्य प्रदेश के व्यापम का एग्जाम वाले ये क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। कंट्रोल प्लस F4 क्या होता है, विंडो को क्लोज करने के लिए। कोई विंडो अगर कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं और कोई विंडो, कोई एक्टिव विंडो है जिस पर आप काम कर रहे हो, उसको आपको क्लोज करना है उस विंडो को, तो आप उसको कंट्रोल प्लस F4 की कुंजी दबाएंगे ना, तो वो क्लोज हो जाएगी। सेव एज क्या होता है, अगर पहले से ही कोई आपका डॉक्यूमेंट सेव हो, आपको दोबारा से उसको सेव करना हो किसी अन्य जगह पे, तो उसमें सेव एज बटन का उपयोग करेंगे। और सेव बटन कब करेंगे, जब पहली बार सेव कर रहे हो। यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आप किसी डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड पर सेव करते हैं, मतलब पहली बार सेव करते हैं, तो यही आंसर आ जाएगा। फॉर्मेटिंग टूल बार में सेव का ऑप्शन नहीं आता है। अगला है गटर मार्जिन क्या है। देखो, गटर मार्जिन क्या होता है, गटर मार्जिन हमको वहाँ पे उपयोग में आती है जब भी हम किसी भी फाइल को बाइंडिंग कराने जाते हैं। किसी भी फाइल को जब बाइंडिंग कराने जाते हैं तो बाइंडिंग करने वाले एक मार्जिन छोड़ देते हैं, ताकि बाइंडिंग कराने के बाद आपका जो मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आपका है, वो जो बाइंडिंग करने के कारण वो डॉक्यूमेंट जो है वो छुप ना पाए और आपको क्लियरली दिख पाए, इसलिए एक थोड़ा सा स्पेस जो है वो छोड़ दिया जाता है, उसको गटर मार्जिन कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या है, पेज के बाहर हाशिया बिल्कुल नहीं होगा। मुद्रण करते समय बाइंडिंग पक्ष में जो मार्जिन जोड़ा जाता है, ये सही है। मुद्रण मतलब प्रिंटिंग करते समय बाइंडिंग पक्ष में एक मार्जिन जोड़ दिया जाता है, ताकि प्रिंटिंग के कारण, बाइंडिंग के कारण या स्टेपलर के कारण जो लिखा हुआ हो वो छुपे ना। बाएं तरफ का हाशिया दाएं तरफ का हाशिया नहीं होगा, दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। मुद्रण या प्रिंटिंग करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जो मार्जिन जोड़ा जाता है उसको हम गटर मार्जिन बोलते हैं। अगला है केवल इनपुट उपकरण का उपयोग, केवल इनपुट उपकरण को चुनना है। देखो, इनपुट मतलब क्या होता है, जिससे हम कंप्यूटर में अंदर चीज़ों को डालते हैं और जहाँ से हमें बाहर आवाज़ आए, बाहर कोई चीज़ प्राप्त हो, तो वो होगा आउटपुट। पहला अगर देखें तो सेंसर नहीं, स्पीकर जो है वो आउटपुट है, तो ये वाला इनपुट से डिवाइस से हट जाएगा। दूसरा माउस इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, लेकिन प्रिंटर क्या है, आउटपुट है, तो ये भी हट जाएगा। दूसरा सेंसर इनपुट, एक्चुएटर इनपुट, स्कैनर, कीबोर्ड, जो एक्चुएटर्स है ये आउटपुट हो जाएगा। चौथा अगर हम देखें तो जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन और कीबोर्ड, ये चारों के चारों ही इनपुट हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये इस प्रकार के क्वेश्चन इनमें से कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, आपको याद रखना। ये एक्चुएटर्स क्या होते हैं, जो बाहर से किसी भी पोर्ट को जोड़ने वगैरह के लिए उपयोग किए जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्चुएटर, और ये आउटपुट डिवाइस होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन और कीबोर्ड, इसका उत्तर हो जाएगा इनपुट उपकरण का।
अगला क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को अन्य किस नाम से जानते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो होता है जो डॉट डॉट करके, अगर प्रिंटर जो होता है वो डॉट डॉट करके जाता है, उसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। और इसमें से किसको बोलते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोला जाता है। तो देखो, कंप्यूटर में प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्याही वाले रिबन में प्रिंट का इस्तेमाल करके चित्र और अक्षर प्रिंट किए जाते हैं। यह प्रिंटर इंकजेट और जो लेज़र प्रिंटर होता है उससे अलग होता है। किससे अलग होता है, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर से अलग होता है, याद रखना है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को और अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये इम्पैक्ट करता है इंक से, स्याही से इम्पैक्ट प्रिंट करता है, इसलिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को किस नाम से जानते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर को और किस नाम से जानते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये पेज प्रिंटर क्या होता है, पेज प्रिंटर एडवांस लेवल के प्रिंटर है। जैसे कि डॉट प्रिंटर क्या होता है, एक एक अक्षर को प्रिंट करता है, जबकि जो पेज प्रिंटर है एक एक पेज को प्रिंट करता है। फ्रेंड्स, मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, आकांक्षा 1957 मेरी आईडी है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको फॉलो कीजिए, पहले आप वहाँ पर जाके देखिए, आपको एक बहुत अच्छा एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको सुपरवाइज़र के वहाँ पर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको डेली पढ़ना चाहिए, वो भी निःशुल्क मिलेंगे, तो वो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे रील्स में, फ़ोटोज़ में, पिक्चर वाइज बहुत सारे क्वेश्चन आपको डेली याद होते जाएंगे। तो आकांक्षा 1957 को फॉलो कर लीजिएगा, AKANKSHA1957। कमेंट बॉक्स में भी उसकी लिंक डाल दूंगी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दंत सूत्रों को बताना है। मनुष्य में दंत सूत्र को क्रमशः कृंतकों, रदनकों, अग्र चवर्णकों और चवर्णकों में दर्शाया है। इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र का मतलब कितने कृंतक होते हैं, कितने रदनक होते हैं, कितने अग्र चवर्णक होते हैं और कितने चवर्णक होते हैं। कृंतक को हम इंसीजर भी बोलते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। जो कृंतक होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जो रदनक होते हैं, रदनक की संख्या 1 होती है। रदनक की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। जो अग्र चवर्णक होते हैं, जिनको हम फॉर रनर भी बोलते हैं, उनकी संख्या 2 होती है। अग्र चवर्णक की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और जो चवर्णक होते हैं, मोलर, जिसको मोलर बोलते हैं, उनकी संख्या 3 होती है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, 2 1 2 3 हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है, तो ये है, दिख रहा है ना। तो आपको याद करना है, चवर्णक जिनके सूत्र में दोनों तरफ होते हैं, ये दोनों तरफ टोटल 12 होते हैं। इनका उपयोग जो होता है चवर्णक का जो उपयोग होता है वो भोजन चबाने में होता है। चवर्णक, चा से चवर्णक और चा से भोजन चबाना, याद रखना। इसको मोलर भी बोला जाता है। अग्र चवर्णक जिसको फॉर रनर बोलते हैं, अग्र चवर्णक की अगर संख्या आप देखें तो अग्र चवर्णक की जो टोटल संख्या 8 होती है और इनका उपयोग जो होता है भोजन को चबाने में होता है। चवर्णक और अर्ध चवर्णक दोनों का ही भोजन को चबाने में उपयोग होता है, जबकि रदनक का उपयोग किया जा रहा है। रदनक को पैने से जो दांत होते हैं वो उनको रदनक बोलते हैं। टोटल 4 होते हैं। जो भी नॉन वेजिटेरियन होता है, मांस खाता है, मांस को फाड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और कृंतक का उपयोग काटने में किया जाता है। कृंतक का उपयोग किस लिए होता है, कृंतक जो दांत होते हैं उसका उपयोग काटने में होता है। कृंतक काटने में, रदनक का फाड़ने में, और अग्र चवर्णक और चवर्णक का क्या होता है, चबाने में होता है। अगला क्वेश्चन है, ये पढ़ लो एक बारी। मनुष्यों में दूध की, देखो दूध के दांतों की संख्या पढ़, जैसे कि जो एक मनुष्य जब वयस्क हो जाता है तो उसके दांतों की संख्या कितनी होती है, 2123, 1/2123 ये होती है। लेकिन जब दूध के दांत की बात करें तो 2102 और 2102 होती। कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो अग्र चवर्णक होते हैं उनकी संख्या 0 हो जाती है और चवर्णक की संख्या भी 3 की जगह 2 हो जाती है। जब बच्चा नवजात होता है, छोटा होता है, तो उस समय ये सूत्र होता है 2102। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, आदमी बन जाता है, तो 2123 इसका उत्तर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के साथ कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। देखो ये बात चल रही है राजस्थान की, लेकिन अपन कौन सा लगाएंगे, मध्य प्रदेश वाला लगाएंगे। मध्य प्रदेश में कौन सा है, 181 है।
पहले से भी चलता आ रहा था, लेकिन 2013 में इसको प्रभावी रूप से लागू कर दिया था। तो इसको अगर पूछा जाए कि कब से पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया है 181 नंबर को, तो 2013 से किया है। और 2013 जो है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, याद रखना है। ये अगला क्वेश्चन, ये हिंदी इंग्लिश आपके में पूछे नहीं जाएंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? प्रारंभिक शिक्षा किस क्लास से किस क्लास तक प्रारंभिक शिक्षा मानी जाती है? कक्षा 1 से कक्षा 5, कक्षा 1 से कक्षा 8, कक्षा नर्सरी से कक्षा 3 या कक्षा 1 से कक्षा 9 क्या मानी जाती है? तो यहाँ पर जो प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ होता है, प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। बाकी अगर बोला जाए कि जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देते हैं तो कब तक देते हैं? 6 से 14 वर्ष तक। तो अगर हम इस प्रारंभिक शिक्षा के अर्थ में देखा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? कक्षा 1 से कक्षा 8 होगा। हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसके लिए अनुच्छेद 21A भी जोड़ा गया है। इसके लिए एक अमेंडमेंट या संशोधन भी किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया है और इसको प्राथमिक शिक्षा का अधिकार बोला है। इसलिए इसका आंसर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक होगा। और जो इनका जो राजस्थान का जो सुपरवाइज़र की जो आंसर सीट आई थी, वहाँ पर भी यही आंसर माना है, कक्षा 1 से 8 तक। जनरली कक्षा 1 से 5 तक को हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। बाकी 5वीं से 8वीं तक को हम माध्यमिक शिक्षा कहते हैं, 9वीं 10वीं को हाई स्कूल शिक्षा कहते हैं और 11वीं 12वीं को हायर सेकेंडरी परीक्षा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या माने जाएगा? प्राथमिक शिक्षा कौन सी मान जा रही है? क्योंकि ये अधिकार दिया गया है, तो जो प्राथमिक शिक्षा मानी जा रही है वो कक्षा 1 से 8 तक की मानी जा रही है। अगला क्वेश्चन आपका नहीं होगा। अगला है, ऑडियो सिग्नल आउटपुट के लिए इनमें से कौन सा पोर्ट उपयुक्त है? ऑडियो सिग्नल के लिए क्या लगाया जाता है? तो ऑडियो सिग्नल के लिए HDMI का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? HDMI का। HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसका उत्तर होता है। और इसका ही उपयोग किया जाता है ऑडियो सिग्नल में आउटपुट के लिए, ऑडियो सिग्नल को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। याद रखना HDMI का। LAN की बात करें तो LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एक ही जगह पर अलग अलग लोग जो नेटवर्क हैं या कंप्यूटर हैं या मोबाइल्स हैं, उनको जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं? देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछ रहे हैं। सॉफ्टवेयर तो है बट सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो, बात करें कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। ट्रांसलेटर भी सिस्टम में ही डला होता है ट्रांसलेट करने के लिए। और बात करें अगर वर्ड प्रोसेसर की, तो वर्ड प्रोसेसर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर। क्या इसका आंसर हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता परिभाषित सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? मतलब जो उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किया जा रहा है, इसका इंग्लिश वर्जन भी पूछ लो, कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूज़र डिफाइंड सॉफ्टवेयर? जो कि एक यूज़र डिफाइन करता है, जो यूज़र उपयोग करता है उसका नहीं है, ये पूछा है। तो वेबसाइट तो एक यूज़र ही डिफाइन करता है। विद्यालय प्रबंधन ये भी एक यूज़र करता है। अडोब फोटोशॉप ये एक एप्लीकेशन है, इसको यूज़र नहीं करता है उपयोग, ये एप्लीकेशन होता है और एप्लीकेशन बनाते हैं, एक प्रायिकता बनाता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी जो होता है परिभाषित सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो एडोब फोटोशॉप है वो एक परिभाषित सॉफ्टवेयर नहीं है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेसर मैनेजमेंट भी है, डिवाइस मैनेजमेंट भी है, लेकिन हार्डवेयर रिपेयरिंग का काम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता, बल्कि हमको दुकानों पे जाना पड़ता है। कंप्यूटर जो सही करते हैं, सुधारने वाले होते हैं, वो इसको सही करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्डवेयर रिपेयरिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पढ़ो ध्यान से दोनों कथन। पहला है गुर्दे फेफड़े, गुर्दे मतलब होता है किडनी, फेफड़े मतलब लंग्स और यकृत मतलब लीवर। गुर्दे, फेफड़े और यकृत के अलावा त्वचा भी अपशिष्ट के निकलने में मदद करती है। यहाँ बिल्कुल करती है अपशिष्ट के निकलने में मदद। अपशिष्ट निकालती है लेकिन निकालने में मदद नहीं करती। एक बार ध्यान से पढ़ लो। गुर्दे, फेफड़े और यकृत के अलावा त्वचा भी अपशिष्ट के उत्सर्जन निकालने में मदद करती है। देखो, निकालने में मदद नहीं करती, उसके से ऑटोमेटिकली पसीना वगैरह अपशिष्ट निकलता है, तो शरीर से बाहर अपशिष्ट निकालने में मदद नहीं करती। तो ये पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है गुर्दे की खराबी से रक्त में आयरन का संचय होता है। ये बिल्कुल गलत है। गुर्दे खराब होती है तो रक्त में आयरन नहीं जमता है, बल्कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये दूसरा वाला भी गलत होगा, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों ही कथन गलत हैं। याद रखना, त्वचा जो होती है वो अपशिष्ट के निकलने में जो मदद नहीं करती है, और गुर्दे की खराबी से अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसा कोई कहीं पे नहीं है कि रक्त में आयरन का संचय होता है। अगला क्वेश्चन है, ये नहीं है आपका क्वेश्चन, ये राजस्थान का है। बैरोमीटर का उपयोग किसको नापने में किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब को मापने में किया जाता है। रक्तचाप को मापने में स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्तचाप को, बीपी को नापने के लिए जाता है। तापमान के लिए बैरोमीटर का, वायु दाब का उपयोग, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो हमने पढ़ा है कि 80 और 120 होता है। जो 80 होता है वो डायस्टोलिक मतलब नीचे का दाब होता है, और 120 ऊपर का होता है दाब। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डायस्टोलिक। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और सिस्टोलिक जो कि ऊपर वाला दाब होता है वो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा। सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। याद रखना, डायस्टोलिक नीचे और सिस्टोलिक ऊपर वाला होता है, जिसको हम प्रकुंचन दाब भी बोलते हैं। इसको अगर इंग्लिश में पढ़ लो तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 80 होता है। अगला क्वेश्चन है, जो ईमेल है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल्स का आविष्कार किया था रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने किया था। बाकी कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर बोले तो वो चार्ल्स बेबेज हैं। और ईमेल का किसने किया था आविष्कार? रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान को राजस्थान राज्य में किसके सहयोग से शुरू किया? तो उसको UNFPA और यूनिसेफ के सहयोग से आरंभ किया था राजस्थान में। लेकिन आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ये जो साझा अभियान है ये कब आरंभ किया गया था? तो साझा अभियान अपने मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। 2009 से साझा अभियान चल रहा है। याद रखना, ये मैंने जिन्होंने मेरा नोट्स लिया होगा या मेरा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया होगा, उनको मैंने ये ट्रिक द्वारा करवाया है कि रात को जो मम्मी बोलती हैं कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, तो नो नो, सांझ से याद रखना शाम, और नो से याद रखना नो नो नो। तो ऐसे याद हो जाएगा। ये मैंने कराया है। ये महिला एवं बाल विकास की योजना होती है। 3 से 6 साल के बच्चों को पोषण आहार के लिए दिया जाता है, और इसमें स्थानीय जो स्व सहायता समूह होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। कौन? स्थानीय जो स्व सहायता समूह होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो साझा अभियान राजस्थान में है वो बाल विवाह को रोकने के लिए और लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। हो सकता है अलग अलग राज्यों की पूछें तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं।
फ्रेंड्स, आप ये हमारा हम जीतेंगे बैच, स्कूल जैसी तैयारी वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, और आप ऑफलाइन बुक भी मंगवाना चाहते हैं तो बुक्स भी मंगवा सकते हैं। इसमें बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है। प्रबंधन के टॉपिक वाइज सारा टॉप सिलेबस कवर कराया जाएगा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। पिछली परीक्षाओं के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और अलग अलग स्टेट में आए हुए एग्जाम भी कवर कराएंगे। 1000 CDP के MCQ, 1000 ICMR MCQ, और सबसे मेन जो चीज़ है, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट। डेली टेस्ट से देना है आपको। डेली की टेस्ट सीरीज़ है। आप हर जगह वीक में टेस्ट देते होंगे या मंथ में देते होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको डेली टेस्ट देना है। एक टॉपिक को पूरी तरह से निचोड़ कर उसके कितने MCQ बन सकते हैं। सपोज करो DPT को ही ले लो। अब DPT का अगर टेस्ट होना है तो DPT का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी खोज कब हुई थी, कब से दिया जा रहा है, किस मोड द्वारा दिया जाता है, जो जिस मोड द्वारा दिया जाता है वो कितने एंगल पर दिया जाता है, कितने डिग्री फ्रीजर पर रखा जाता है। ये सारा कुछ इस प्रकार से हम एक एक टॉपिक को निचोड़वा कर उसका टेस्ट लेंगे। और टेस्ट के लिए टेस्ट देंगे आप, तो टेस्ट में आपकी गलती होगी जिससे आपको क्वेश्चन डेली के डेली याद होंगे और आपका डेली से एक टॉपिक जो है तैयार होता जाएगा। तो जो आप में से जो भी डेली टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। डेली तैयारी हम कराएंगे और ऑडियो लेक्चर मिलेंगे। कठिन कोई टॉपिक है तो उसको हम ट्रिक द्वारा याद कराते हैं। ट्रिक जो होती है वो बहुत आसानी से याद रहती है। ट्रिक हमेशा माइंड में एक बनी हुई रहती है। जैसे कि मैंने अभी सांझा वाली आपको करवाई है 2009 में जो आरंभ हुई थी, और मैंने आपको बताया उसको मैंने कैसे याद करवाया था कि सांझ में मम्मी बोलती है नो नो नो, तो 2009 ऐसे याद हो गया था। तो ऐसे ऑडियो लेक्चर में ट्रिक द्वारा हम याद भी करवाते हैं। डेली सरल तरीके से बनी टॉपिक वाइज PDF दी जाती है। 500 प्लस योजनाएं MCQ और टेस्ट आपको योजनाओं के दिए जाएंगे और योजनाओं के टेस्ट लिए जाएंगे। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 70 से 80 हज़ार प्रश्नों की प्रैक्टिस रोज होगी। सुपरवाइजर जो 11,000 एक प्रश्नों का प्रश्न बैंक है, जिसका मैंने कल वीडियो भी बनाया था, वो भी यहाँ पे दिया जाएगा। जितने भी अधिनियम हैं सिलेबस में दिए हुए हैं और जो मिलते जुलते हैं, सारे अधिनियम और धाराएं ट्रिक द्वारा कवर करवाई जाएंगी। गणित, कंप्यूटर, तर्क शक्ति, सिलेक्टेड टॉपिक जो एग्जाम में आना ही है वही हम यहाँ पे करवाएंगे। सारा कुछ बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में करवाएंगे। हार्ड कॉपी जो अगर आप लेना चाहते हैं हमारे नोट्स की, तो आप 1699 में हार्ड कॉपी परचेस कर सकते हैं। बाकी आप अगर सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन पैकेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम ये तैयारी करवा रहे हैं। मैं आपको ग्रुप बता देती हूँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड, इस प्रकार का हमारा एक ग्रुप रहेगा। और जैसे कि यहाँ पे मैंने 9 नंबर का एक अनाउंसमेंट किया है कि 9 नवंबर को लैंगिक निवारण अधिनियम 2013 पढ़ेंगे। इसमें 30 धाराएं हैं। हम इस पूरे अधिनियम को पढ़ लेंगे और लगभग इसके 100 प्लस MCQ कर लेंगे, तो ये अधिनियम तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे टॉपिक कवर करा रहे हैं। जैसे कि टीवी का टॉपिक करा है, टीवी को विटामिन B6 का उपयोग करते हैं। ऊष्मायन अवधि क्या है, टीवी दिवस कब मनाते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है हमारा सुपरवाइज़र तैयारी ग्रुप। इस प्रकार से तैयारी कराई जाती है, इस प्रकार MCQ होते हैं। टेलीग्राम पर डेली रात को 10 बजे टेस्ट होता है और दिन में 4 बजे टेस्ट होता है। एक टाइमर लगा हुआ होता है, या तो 30 मिनट का टेस्ट होता है या 60 मिनट का टेस्ट होता है। हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड दिए जाते हैं। आपको 30 सेकेंड में अपना आंसर करना रहता है। टेस्ट के एंड में रैंकिंग लगती है। तो ये डेली होता है। डेली का आपको एक टारगेट दिया जाता है कि इसका आपका टेस्ट रहेगा। आपको दिन भर उसकी तैयारी कराई जाती है और फिर रात को उसका टेस्ट होता है। पूरा सिलेबस बहुत ईजी लैंग्वेज में कवर कराया जा रहा है। ट्रिक करो तो आप अगर ये लेना चाहते हैं, ये इस तरह का डेली ग्रुप से, देखिए IV इंजेक्शन लगाने का कोण क्या है, जैसे इस प्रकार के हम उसको करवा देंगे। उसकी ट्रिक आपको दे देंगे। जैसे ये दूध या दही की मात्रा कितनी है, इनको हम ट्रिक द्वारा कराए दे हैं। जैसे कि ये इंजेक्शन के कोण हैं, ये इंजेक्शन के पूरे कोण दे दिए। फिर इंजेक्शन को ट्रिक द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है, ट्रिक द्वारा हम इनको कैसे याद रख सकते हैं, वो सारा कवर करवाया जाता है। इसके अलावा प्रबंधन आपको पटवारी वाला नहीं पढ़ना है। हम प्रबंधन के जितने सिलेबस में टॉपिक है वो सारा इजी लैंग्वेज में ट्रिक द्वारा बहुत सरल भाषा में तैयार करवा देंगे और वही सारा आपको करना है। इसमें सारा कुछ आपको मिलेगा और पूरा सिलेबस बहुत कम समय में तैयार होगा। जो भी लोग नए लोग हैं वो हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारा ये बैच लेना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, तो आज ही हमें ज्वाइन कीजिए। मुझे व्हाट्सअप करके आपको लिखना है कि हमको 799 वाला पैकेज लेना है और मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वैसे ही हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्गीकृत किया जाता है किस में? सिस्टम सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, प्रोग्रामिंग टूल में या सिस्टम यूटिलिटी में? इनमें से किस में ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्गीकृत किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे उसमें हम करीब इस ऐसे ही करीब 15 से 20 पेपर करवा के पिछले छत्तीसगढ़ पर्यवेक्षक के, राजस्थान पर्यवेक्षक के, उन सब का टेस्ट भी आपका ले लेंगे, तो जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन है जो उच्च स्तरीय भाषा की विशेषता नहीं है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहता है, बिल्कुल सही है। इंटरेक्टिव एग्जीक्यूशन होता है, ये भी सही है। यूज़र फ्रेंडली रहते हैं। मशीन कोड उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। मशीन कोड तो जब भी फर्स्ट जनरेशन आई थी उसी समय ही ये लो लैंग्वेज जो आई थी तभी आ गया था मशीन कोड, तो मशीन कोड इसका उत्तर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मशीन कोड। बाकी जो है वो उच्च स्तरीय भाषा की विशेषता है। अगला है एक नरम धातु जो चाकू जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किसको? सोडियम को काटा जा सकता है। ये आपके काम का नहीं है। ये राजस्थान का जीके है, जो राजस्थान का जीके आपके में नहीं आएगा। अपने यहाँ नाम एमपी का जी के आता, ना राजस्थान का जी के आता। वह प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों को परिवर्तित या संशोधित करके उन्हें संशोधित या संक्रमित करता है, क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं वायरस। ये जो परिवर्तित कर देता है प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को किसी अन्य ही प्रोग्राम में बदल देता है, वो क्या कहलाता है? उसको वायरस बोलते हैं। अगला है कौन सा संरचित डाटा का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा संरचित डाटा का उदाहरण नहीं है? देखो इसकी इंग्लिश पढ़ लो, क्या है? स्ट्रक्चर्ड डाटा का उदाहरण नहीं है। देखो विक्री लेन देन बिल्कुल है, मतलब इधर से उधर जा रहा है। एटीएम लेन देन भी है, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग भी है, फिजिकल रूप से उपलब्ध हो रही है। लेकिन ऑडियो और वीडियो जो फाइलें हैं वो संरचित डाटा नहीं होती हैं। ये उत्तर इसका हो जाएगा, ऑडियो और वीडियो फाइलें। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी जल संचय योजना कब शुरू की गई थी? तो राजीव गांधी जल संचय योजना 2019 में शुरू की गई थी, ताकि जिस जगह पर जल तब स्टोरेज नहीं हो पाता है, बारिश नहीं होती है, वहाँ पे सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो पाए। तो राजीव गांधी जल संचय योजना कब आरंभ हुई थी? 2019 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर ने एक महिला की दूरदृष्टि दोष के लिए -6.0 डायोप्टर पावर चश्मा पहनने की सलाह दी। भाई किस दृष्टि दोष से पीड़ित है तथा लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? देखो -6 डायोप्टर पावर का चश्मा पहनने की सलाह दी है, मतलब उसको निकट की जो चीज़ें हैं वो तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें जो होती हैं उसको साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो डॉक्टर ने उसको क्या बोला है, जो उससे आप अगर उसका निकालेंगे कि उसको किस लेंस की फोकस दूरी का उपयोग करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा उसका? तो ये फोकस दूरी के लिए फोकस दूरी का आप फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी देखो क्या होती है लेंस की फोकस दूरी? तो ये लेंस के प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी होती है, और इसका लेंस की क्षमता का ही मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको मापा जाता है। अब आपसे पूछें कि लेंस की फोकस दूरी सामान्यतः कितनी होती है, तो सामान्य नेत्र की लेंस, अगर व्यक्ति की जो नेत्र लेंस बिल्कुल सामान्य है तो उसका जो सूत्र होता वो 2 सेंटीमीटर होती है, ये सामान्य होती है। लेकिन अगर बोलें कि आपको फोकस दूरी निकालना है, या ये पूछें कि लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको जो सूत्र होता है उस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। अब लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है कि जो भी उसकी क्षमता दी गई है उसका क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, पावर का 1/पावर कर देते हैं, तो 1/-6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, और इनटू अपन कर देते हैं 100, तो ये 100/6 हो जाएगा। अब 100 का जब 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे 1.6 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ भी 1 पॉइंट ये मीटर में दिया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि
11 6 पॉइंट कुछ आएगा तो ये मीटर में इसका आंसर हो जाएगा, तो 1.67 आ जाएगा। कभी भी आपको क्षमता निकालनी हो, फोकस दूरी निकालनी हो, क्षमता दी हो तो F इक्वल टू 1/P इंटू 100 कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है F इक्वल टू 1/P इंटू 100। इससे आपकी जो फोकस दूरी है वो निकल जाती है, और माइनस अगर लगाया है तो मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है। अगला है, ये जो खनिज है ये मानव शरीर में किस किस उपयोग में आते हैं, ये पूछा है। इनमें से कौन सा खनिज किस उपयोग में आता है ये आपको बताना है। जैसे जिंक होता है, जिंक शरीर में से क्या करता है, बैक्टीरिया और खनिज को लड़ने में मदद करता है, बैक्टीरिया और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। कौन सा, जिंक। कैल्शियम जो रहता है स्वस्थ दांत और हड्डी के लिए रहता है। आयरन किस लिए रहता है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए रखता है। और सोडियम क्या करता है, शरीर में तरल पदार्थों की संरचना को नियंत्रित करता है। कभी भी आपने देखा होगा कि लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं तो ORS का घोल दिया जाता है ताकि जो भी लिक्विड बाहर निकला हो उसकी मात्रा जो है वो संतुलित हो जाए। तो सोडियम क्या करता है, शरीर में तरल पदार्थों की संरचना को नियंत्रित करता है। जिंक क्या करता है, बैक्टीरिया और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। याद रखना, जिंक बैक्टीरिया और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। सोडियम तरल पदार्थों की संरचना को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, DNA का बायोलॉजी और मेडिकल रूप से क्या संबंध, मतलब क्या उसका फुल फॉर्म होगा, तो ये होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। 1 अगस्त 2021 को किस राज्य ने घर घर औषधि योजना शुरू की थी, तो राजस्थान का है, तो राजस्थान ने ही आरंभ किया होगा। ये फिर जीके के क्वेश्चन हैं, इनका अच्छा है जीके दे दिया है। हाँ, MPPSC वाले अगर जीके दे देते तो MPPSC वाले बिल्कुल सही कर देते। राजस्थान को बाल विवाह मुक्त बनाने की जो कार्य योजना है वो किस तिथि को आरंभ की गई थी, 5 मार्च 2017। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बाल विवाह सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होते हैं, और राजस्थान को बाल विवाह मुक्त बनाने की कार्य योजना बनाई गई थी, तो वो कब आरंभ की गई थी, 5 मार्च 2017 को की गई थी। अगला है, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम PWDVA को भारत में कब से लागू किया गया था, तो भारत में लागू किया गया था 26 अक्टूबर 2006 से। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था, 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। राजस्थान भामाशाह अधिनियम कब आया था, ये भी वहीं का क्वेश्चन है, अप्रैल 2017 में ये आया गया था। भारत में किसे श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है। वर्गीज कुरियन को बोला जाता है श्वेत क्रांति का, और हरित क्रांति का बोला जाता है MS स्वामीनाथन को, और वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है। ये है पाचन तंत्र के रोग और उनसे प्रभावित अंग। कौन सा अंग किस को प्रभावित करता है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो पीलिया किसको प्रभावित करता है, पीलिया में शरीर में क्या होता है, बिलिरुबिन पदार्थ जो होती है, जो कि रक्त कोशिकाओं के टूटने से बना एक अपशिष्ट पदार्थ होता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो पीलिया किसको प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है पीलिया। याद रखना, पीलिया किसको प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। पीलिया में क्या होता है, बिलिरुबिन की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। तो पीलिया किसको प्रभावित करेगा, लीवर को करेगा। इसके बाद जो उल्टी है वो आमाशय को प्रभावित करती है। क्या होता है कि पेट में कोई भी चीज़ पच नहीं पाती है और वो बाहर निकलने होती है, तो आमाशय से बाहर, मतलब आमाशय के नीचे तक नहीं जा पाती है। अब वो नीचे जा नहीं पाएगी, पेट के बाहर अंदर नीचे और जा नहीं पाएगी, तो वो क्या करेगी, मुंह के द्वारा बाहर निकलेगी। कब्ज अगर हो जाता है तो कब्ज क्या करता है, बड़ी आंत को प्रभावित करता है। कब्ज क्या करता है, कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन हो गया, बड़ी आंत होती है जो मल को, स्टूल को बाहर निकालती है, तो ये किसको प्रभावित करेगा, बड़ी आंत। और डायरिया जो होगा वो छोटी आंत को प्रभावित करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना। जो पीलिया होता है, पीलिया किसको प्रभावित करेगा, लीवर को। उल्टी किसको प्रभावित करेगी, आमाशय को।
कब्ज किसको प्रभावित करेगा? बड़ी आंत को, क्योंकि कब्ज बाहरी शरीर जो है, बाहर शरीर का जो मल है वो बाहर ही नहीं निकलेगा, तो वो बड़ी आंत को प्रभावित करेगा। और डायरिया जो होगा, डायरिया मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाना पचेगा, और खाना कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है, तो छोटी आंत को प्रभावित करेगा। सारे लोग जिनको वीडियोस पसंद आए सभी लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कि आप नेक्स्ट एक और जो सुपरवाइज़र के पेपर हैं वो चाहते हैं, तो सारे लोग उसको कमेंट भी कीजिएगा कि आप और पेपर भी ऐसे ही चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? ये तो सबको पता है, दृष्टिहीनता हो जाती है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंगा हो जाता है। आयरन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना एनीमिया चाहिए है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना आयरन चाहिए, कितना आयरन डेली एक गर्भवती महिला को चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला है, मानव रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? एरिथ्रोसाइट, जिसको आरबीसी बोलते हैं, ये पाई जाता है सबसे प्रचुर मात्रा में। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। और जबकि जो डब्ल्यूबीसी होती है उनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ये एंटीबॉडी बनाती हैं शरीर की, इसको हम प्रतिपिंड भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, एरिथ्रोसाइट जो होती है सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। अगला है, सीधी रेखा में चलने और साइकिल चलाने जैसी गतिविधियों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सीधे रेखा में चलने के लिए और साइकिल चलाने वाली जैसी गतिविधियों को अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अनुमस्तिष्क को इंग्लिश में सेरिबेलम बोलते हैं। और तो ये साइकिल चलाना है जो पूरा एक फोकस करने वाली बात होती है, तो जो फोकस करने वाली चीज़ें होंगी उसको कौन नियंत्रित करेगा? उसको सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क नियंत्रित करेगा। कौन करेगा? सेरिबेलम या मस्तिष्क नियंत्रित करेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। आप चाहते हैं नेक्स्ट पेपर बनाऊं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप हमारा ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरा प्रबंधन बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, पूरा बाल विकास पढ़ना चाहते हैं, पूरा न्यूट्रिशन पढ़ना चाहते हैं, तो आज ही हमें फॉलो कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।